हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिको। तो आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक है सॉलिड्स। आज पढ़ेंगे अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स में मैंने जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, जिन भी स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश और हिंदी की, तो मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, साथ साथ में हिंदी में भी लिखा है। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों में लिखा हुआ है और दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, देखो इसमें टोटल 33 फॉर्मूले हैं, टोटल 33। उसके अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आप अपने PYQ लगाना, लगाना, नीट के जो पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं वो, साथ ही साथ जो आपके टेस्ट के अंदर आते हैं प्रैक्टिस टेस्ट में वो क्वेश्चंस, और जो भी आपके NCERT में दे रखे हैं वो आपके सारे क्वेश्चन इनसे सॉल्व हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन इन 33 फॉर्मूलों के बाहर आएगा, क्योंकि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे, PYQ थे और जितने भी फॉर्मूले थे वो सब कुछ लिखवा दिए हैं। तो आप इन 33 फॉर्मूलों को याद करके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। देखो परफेक्ट इलास्टिक क्या होता है, पहले नंबर पे है परफेक्ट इलास्टिक। तो परफेक्ट इलास्टिक का एग्जांपल है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या होता है आपका, परफेक्ट इलास्टिक होता है। दूसरी बात अपन देखते हैं, डेल एल इज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी। ठीक है, तो जो आपका इलास्टिसिटी का मैं बोलूँ प्रत्यास्थता है, वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी डेल एल पे डिपेंड करती है, मतलब प्रसार पे, मतलब एक्सटेंशन पे, कि कौन कितना एक्सटेंड हो रहा है। अगर जो जितना कम एक्सटेंड होता है उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब देखो रबड़ की इलास्टिसिटी कम होती है, स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो स्टील है वो कम प्रसार हो पाता है, या फिर मैं बोलूँ वो कम एक्सटेंड हो पाता है, उसका डेल एल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आपको लगता होगा कि यार रबर की इलास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा खींचता है, तो ऐसा नहीं है। रबर की इलास्टिसिटी कम होती है, क्यों? क्योंकि उसका डेल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसका प्रसार, उसका एक्सटेंशन जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो जैसा अपन सोचते हैं वैसा होता नहीं है, एक्चुअल में होता कुछ अलग ही है। फाई इंटू एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये एक फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, जो आपकी फाई होती है वो क्या होती है, शेयरिंग एंगल होता है, या फिर मैं बोलूँ अपरूपण एंगल होता है हिंदी में। ठीक है, और थीटा क्या होता है, टॉरिजिन एंगल, या मैं बोलूँ एटन कोण होता है। और एल क्या होगी, आपकी लेंथ हो जाएगी, आर हो जाएगी आपकी रेडियस। 6 नंबर पर अपन देखते हैं, इसमें आता है हुक्स लॉ। तो देखो हुक्स लॉ के अंदर क्या होता है, स्ट्रेन जो है स्ट्रेस की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इससे अपने पास में क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, वाई, या मैं बोलूँ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब अपन देखते हैं जो ई है ना, ई मतलब इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, या फिर मैं बोलूँ इसको प्रत्यास्थता गुणांक। तो जो ये प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस पे भी डिपेंड नहीं करता और साथ में स्ट्रेन पे भी डिपेंड नहीं करता। जबकि इसके फॉर्मूले में आ कह रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन ही आ रहे हैं, जबकि इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमेशा जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, उसकी क्या होती है, नेचर होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, फिर मैं बोलूँ पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये इन दोनों पर निर्भर नहीं करता, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, या फिर मैं बोलूँ डेल एल पर निर्भर करेगा। ठीक, अब देखो y फिर से आ गया, तो आपका एक अगेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको किस किस तरीके से अपन लिख सकते हैं, तो पहले तरीके से तो अपन क्या लिखते हैं, स्ट्रेस को अपन क्या लिख सकते हैं, F अपॉन ए, और स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, डेल एल अपॉन एल। तो इससे फॉर्मूला आपके पास में क्या जाएगा, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल एल, और दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MGL अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल। तो ये दोनों फॉर्मूले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कोई क्वेश्चन दे देगा वो, और आपको एल दे देगा और आर दे देगा, और दो जो इक्वेशन है उनमें आपसे क्या करवाएगा, वो कंपेरिजन कराएगा। तो कंपेरिजन में आपसे डेल एल वन तो दे दिया होगा और डेल एल टू आपसे पूछेगा, तो आप कंपैरिजन करोगे और इस रिलेशन को लगाओगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, डेल एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कैपिटल एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर स्क्वायर के। तो डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें तुम अच्छे से समझ लो कि ये क्या क्या होता है। देखो वाई क्या होता है, यंग मॉड्यूलस कोफिशिएंट, मतलब कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक। बीटा क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस कोफिशिएंट, मतलब कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और नीटा मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, अपन बोले दृढ़ता गुणांक। अब मान लो उसने आपको सेम वॉल्यूम दे रखा हो, क्या दे रखा हो, सेम वॉल्यूम अगर उसने आपको दे रखा हो, तो उसमें क्या होगा, अभी मैंने आपको समझाया था डेल एल वन और डेल एल टू का रिलेशन अपन कैसे लिखेंगे, फिर R2 की पावर 4 अपॉन R1 की पावर 4। ध्यान रखना ये L1 है और यहाँ पे R2 है, ये चीज़ मिस मत करना। यहाँ पे आप R1 मत लिख देना, यहाँ पे R2 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको रिलेशन इसका पता होना चाहिए और ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अब यहाँ से देखो, अगर आप उसने सिर्फ दो ही चीज़ें दी है, डेल एल मान लो पूछ रहा है आपसे और एल दे रखा है, अगर आर देगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे किसके अंदर, सेम वॉल्यूम होने पे, और अगर एल दे देगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कब, सेम वॉल्यूम पे। ठीक है, तो डेल एल को किसके प्रोपोर्शनल कर देंगे, एल की पावर 2 के एल स्क्वायर के। ओके, अब देखो डेल एल का फॉर्मूला क्या हो सकता है आपके पास में, रो जी एल स्क्वायर अपॉन वाई, या फिर अब मैं बोलूँ एफ एल अपॉन ए वाई। अब इसको एक ट्रिक से आप याद कर सकते हो, क्या, डेल एल अगर पूछेगा तो अपन क्या बोलेंगे, फ्लाई। इसकी एक ट्रिक है फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, तो ये एफ एल ए अपॉन वाई, तो ये क्या हो गया आपकी फ्लाई ट्रिक हो गई इसकी। अगर स्वयं के भार की वजह से पूछे तो, मतलब कि अगर वो आपको सेल्फ वेट है ना, सेल्फ वेट होता है ना, अगर उसके वजह से पूछे तो, जो खुद का भार होता है उसके लिए अगर वो पूछे तो आप क्या बोल दोगे, सीधा आप बोलोगे एफ एल अपॉन 2 AY। तो यहाँ पे 2 फ्लाई आ जाएगी। ठीक है, अगर स्वयं के भार की वजह से या सेल्फ वेट की वजह से पूछेगा तो यहाँ पे 2 फ्लाई आ जाएगी।
और अगर अगर रस्सी हल्की होगी उसकी वजह से पूछेगा तो यहाँ पे फ्लाई आ जाएगी, ओनली एक फ्लाई, मतलब FL/AY, और यहाँ पर FL/2AY। तो यहाँ पे 2 लिख देना और यहाँ पे सिंगल एक है ही, ठीक है। और साथ में क्या लिख देंगे अपन, हाफ रो GL² तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसका आधा कर देना है। अगर स्वयं के भार की वजह से या फिर सेल वेट की वजह से कभी भी पूछेगा तो हमेशा आप क्या कर दोगे, आधा कर दोगे जो भी आपका फॉर्मूला है उसका, ठीक है। अब देखो बीटा भी मैंने आपको बताया था, यहाँ से ये देखो बीटा क्या होता है आपका, बल्क मॉडुलस कोफिशिएंट, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, del P/V हो जाएगा। ये क्या है, आयतन प्रसार गुणा, या फिर मैं बोलूँ वॉल्यूम एक्सटेंड कोफिशिएंट है आपका, ठीक है। तो del P/-del V, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, H rho G अपॉन -del P/V, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है, इसको याद रखना है, इस रिलेशन को जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उसे। और अब आपका जो बल्क मॉडुलस कोफिशिएंट है वो क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो यहाँ पे के क्या होता है, संपीड़ितता गुणा या फिर कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये क्वेश्चन आपका PYQ में पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड। तो अगर आप ये इक्वेशन का यूज़ करोगे MCQ के अंदर तो आपका आंसर आएगा और आपके PYQ भी सोल्व होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब देखो ये जो नीटा है वो किसके इक्वल होगा, F/A/5। ये तो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेस, आप इसे क्या लिख सकते हो दूसरे तरीके से, स्ट्रेस/5, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे फाई को अपन क्या लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, और फाई क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन है, या फिर मैं बोलूँ अपरूपण विकृति है, ठीक है। और देखो ये पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो में क्या लिखेंगे, इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -del D/D/L/L। ये इसका आपका फॉर्मूला आ गया। डी यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, डायामीटर। अब 90 नंबर पे अपन देखेंगे तो ये देखो जो आपका y है, नीटा है, बीटा, इनमें क्या रिलेशन है, तो इसके अंदर क्या रिलेशन होता है, ये PYQ में आ चुका है। तो तुम्हें इसको ध्यान रखना ही होगा और ये फॉर्मूला भी याद करना होगा। तो देखो y क्या होता है, 2 नीटा इंटू 1 प्लस सिग्मा, क्या होता है 2 नीटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना और PYQ इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे ईजिली। अब देखो द्रव में अगर, या फिर मैं बोलूँ फ्लूइड, तो अगर फ्लूइड में इलोंगेशन पूछे, किस में, फ्लूइड के अंदर इलोंगेशन पूछे, तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, del L डैश इज इक्वल टू del L इंटू 1 - dl/do। ये फॉर्मूला आप लगाओगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पर वॉल्यूम एनर्जी पूछे, एकांक आयतन की ऊर्जा पूछे, तो आप क्या बोलोगे, U/V इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और ये क्या हो जाएगी, इसकी जो यूनिट है जूल पर मीटर क्यूब, ठीक, क्योंकि एनर्जी की क्या आ जाएगी, जूल, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, सिंपल। अब देखो 22 नंबर पे क्या दे रखा है आपका, W इज इक्वल टू हाफ इंटू F इंटू del L, और इसको साथ में क्या लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, हाफ इंटू F का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, लोड या बल या लोड, ठीक है। और ये क्या आ गया, del L का मतलब प्रसार या फिर एक्सटेंशन। तो आप इसको किस तरीके से सकते हो, हाफ इंटू लोड इंटू प्रसार। अब देखो इसका दूसरा फॉर्मूला अपन यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, हाफ F2 del L2 माइनस F1 इंटू del L1, सिंपल। अब ये जो आपका U है, आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, हाफ इंटू स्ट्रेस अपॉन वाई का होल स्क्वायर। अगर स्ट्रेस और वाई की फॉर्म में लिखोगे तो आपको इस तरीके से ये फॉर्मूला आएगा, और अगर आपको स्ट्रेन और वाई की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वाई, ये इस रूप में आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो 27वें नंबर पे क्या है, del L इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा थीटा, क्या है, del L/L इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा थीटा। इसमें जो आपका अल्फा है वो क्या हो जाएगा, लीनियर थर्मल कोफिशिएंट, या मैं बोलूँ रेखीय ऊष्मीय गुणांक, ठीक। अब टॉर्क वाला, अब टॉर्क पे आ जाओ, टॉर्क में क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू C इंटू थीटा। सी क्या है यहाँ पे, कपलिंग कोफिशिएंट, और सी का दूसरा फॉर्मूला और क्या हो सकता है यहाँ पे, पाई नीटा r⁴/12। तो एक फॉर्मूला आपका ये आ गया और एक ये आ गया, और सी की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, न्यूटन इंटू मीटर, क्या जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर। ये सीधा था एकदम यूं, और इसने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, इसकी शेप को कुछ इस तरह से कर दिया। जो ब्लू ब्लू वाला ना, इसको देखो, तो ये किसने से विस्थापित हो गया, ये थीटा से, ठीक है, थीटा से विस्थापित हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है आपका थीटा, तो ये थीटा क्या है, अगर वेरी स्मॉल है तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, x/h हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x/h, और अगर वेरी स्मॉल हो जाएगा तो x/h। तो थीटा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेन आ जाएगी। सबसे डिफिकल्ट जो तुम्हें लगता है ये ग्राफ, पर इतना डिफिकल्ट एक्चुअल में है नहीं, तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो भी पार्टिकल, या फिर मैं बोलूँ कोई वस्तु है, मान लो है ना, कोई ऑब्जेक्ट है और उसको आपने खींचा, ठीक। तो जब तक आप खींच रहे हो और उसकी लेंथ भी बढ़ती जा रही है, कहाँ तक बढ़ेगी, इस ए पॉइंट तक बढ़ेगी। तो किसी अगर ऑब्जेक्ट को आप खींच रहे हो तो उसकी एक जो आएगी ना लिमिट, वो कब तक आएगी, ए तक। मतलब आप खींच रहे हो वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मान लो रबड़ है, उसने आपको खींचा, वो और बड़ा हुआ, फिर खींचा और बड़ा हुआ, तो उसकी एक लिमिट होगी ना कि वो कहाँ तक खींच सकता है। तो उसका ये पॉइंट आ गया ए तक वो खींच सकता है, इसके बाद में वो नहीं खींचेगा, ठीक है। अब आपने फिर और खींचा बी और सी तक, तब वो नहीं खींचेगा। अब ये तो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जितना खींचोगे उतना खींचता जाएगा। लेकिन अब ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, कहाँ से लेके, ए से लेके बी तक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका नहीं होगा, ठीक। अब देखो
सी पे अगर आप आ जाओगे, अगर सी से पहले पहले रहोगे तो क्या होगा कि जो रबड़ है वापस इसकी शेप में आ जाएगा। मतलब जैसे आप उसको छोड़ोगे तो जो आपका रबड़ है वो वापस अपनी खुद की शेप में आ जाएगा। मान लो वो यहाँ तक खींचा, तो जैसे आपने इसको छोड़ा, ठीक है, तो वापस क्या होगा, वो अपनी शेप में आ जाएगा, वापस इतना हो जाएगा, वो अपनी शेप में आ गया, ठीक। लेकिन अगर आप सी के बाद में गए तो वो अपनी शेप में नहीं आएगा, या फिर सी तक पहुँच गए तो वो अपनी शेप में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में भी अगर आपने उसको और खींचा तो ये जो है सी से लेकर डी तक, ये जो डी पॉइंट है आपका, ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और इसके भी अगर आप आगे जाओगे, ये आपका क्या पॉइंट आ गया, ई आ गया। ई क्या है आपका, फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ पर वो फ्रैक्चर हो जाएगा या फिर वो ब्रेक हो जाएगा। तो रबड़ को आप वो पॉइंट पे ले आओगे कि ये फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, तो जैसे आप थोड़ा सा और आपने फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, सीधा ब्रेक हो जाएगा, इसका 2 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ पे जाएगा, मतलब इतनी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी डी पॉइंट तक, इससे ज़्यादा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, ठीक है। सी से अगर ये लाइन खींचोगे यहाँ पे, तो ये जो है ना, ये शेडेड एरिया है आपका, जो ये क्या है, परमानेंट सेट हो जाता है यहाँ पे। ये पूरा आपका प्लास्टिक एरिया है, ये जो रीजन है ये इलास्टिक एरिया है, और ये वाला क्या है, प्लास्टिक एरिया। और बी क्या है, इलास्टिक लिमिट हो गई, या फिर मैं बोलूँ इसको यील्ड पॉइंट हो गया, रीगेन इट्स शेप। मतलब यहाँ पे अपनी शेप को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा, इसके बाद नहीं कर पाएगा। या फिर मैं बोलूँ ये समानुपातिक क्षेत्र है, या प्रोपोर्शनल एरिया है, या फिर इलास्टिक बॉडी होती है यहाँ तक, ठीक है। सी पे अगर वो आ जाएगा तो नॉट रीगेन इट्स शेप, ठीक। O to A जो था, मतलब कि यहाँ से ही लेके और यहाँ तक, ये क्या था, समानुपातिक क्षेत्र है, या फिर मैं बोलूँ इसको प्रोपोर्शनल एरिया है। और A to B क्या है, नॉट प्रोपोर्शनल एरिया, ठीक है। तो ये A to B क्या है, नॉट प्रोपोर्शनल एरिया है, नॉट समानुपातिक क्षेत्र है, ठीक है। और ये इलास्टिक बॉडी किस में है, समानुपातिक क्षेत्र या फिर किसमें, प्रोपोर्शनल एरिया के अंदर। अब देखो ब्रिटल किसको बोलते हैं और डक्टाइल किसको बोलते हैं। ब्रिटल मतलब भंगूर और डक्टाइल मतलब तन्य। तो देखो डी और ई मतलब कि आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट और अगर ब्रेकिंग पॉइंट जितना पास में होगा, कौन कौन सा, टेंस स्ट्रेंथ पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट जितना पास में होगा, वो उतना ही क्या होगा, ब्रिटल होगा, वो मटेरियल उतना ही ब्रिटल होगा, भंगूर होगा। कौन कौन से आपका ब्रेकिंग पॉइंट पास में होना चाहिए और दूसरा स्ट्रेंथ पॉइंट पास में होना चाहिए। और इसका प्लास्टिक रीजन भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। प्लास्टिक रीजन अपने आप छोटा हो जाएगा अगर ये वाली चीज़ कम हो जाएगी। तो अगर ये वाली चीज़ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली प्लास्टिक एरिया पूरा यहाँ तक कवर कर रहा है ना। ये देखो, अगर मान लो डी और ई पास में हुए तो ये इतना ही एरिया आएगा इसका, तो एरिया कम हो गया ना प्लास्टिक एरिया। तो प्लास्टिक एरिया भी छोटा होगा और उसका क्या होगा, डी और ई पॉइंट्स भी क्लोज होंगे इसमें, ब्रिटल वाले केस में। और अगर डक्टाइल है वो ऑब्जेक्ट या फिर डक्टाइल है वो मटेरियल, तो उनका डी और ई पॉइंट क्या होगा, दूर में होगा, और उनका प्लास्टिक रीजन क्या होगा, बड़ा होगा। तो डी और ई मान लो यहाँ पर होगा आपका ई, तो इतना एरिया आ जाएगा ना, ठीक है। तो प्लास्टिक एरिया बड़ा हुआ है नहीं हुआ, अभी कितना है आपका, इतना ही है, अभी क्या है, छोटा है। और अगर आप इनको दूर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सिंपल। प्लास्टिक रीजन अगर किसी मटेरियल का छोटा है तो उसके अपन क्या कर सकते हैं, तार नहीं बना सकते, ठीक है। तार नहीं बनेंगे कब, जब प्लास्टिक रीजन छोटा होगा तब। इलास्टोमर एक्चुअल में कहते हैं किसको, पहले तो तुम ये देखो, तो इलास्टोमर उनको बोलते हैं जो हुक्स के लॉ का फॉलो नहीं करते, या फिर मैं बोलूँ कि हुक्स के नियम का पालन नहीं करते, उनको अपन क्या बोलते हैं, इलास्टोमर। उनके बीच में ग्राफ किस तरह से आता है, ये इस तरीके से, पैराबोलिक एक तरीके से, है ना। तो ये इन 33 फॉर्मूलों में आपके सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ कवर हो चुका है। मुझे नहीं लगता कोई एक सिंगल चीज़ भी इसमें बची हुई होगी। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी रैंक लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग। चलो बाय।